सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं। भाषण के लिए लेखन। भाषण के लिए लेखन से तात्पर्य ये होता है कि जो भाषण देते हैं उसका लेख लिखने की प्रक्रिया होती है, वही आपका भाषण का लेखन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि कोई नेता हुआ, वो नेता किसी प्रकार की भाषण देने के लिए जो लेख लिखता है वही आपका भाषण के लिए लेखन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मोदी सरकार, जैसे मोदी जी आपके देखे जाते हैं कि पीएम वाणी में देख लो, चाहे कि किसी भी जगह पे आपके लेक्चर्स देते हैं, तो वो लेख लिखा जाता है। पहले से वो लेक्चर तैयार किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ डायरेक्ट गया और अपने आप को रिप्रेजेंट कर लिया। अब कोई भी लेक्चरार होता है, लेक्चरार और भाषण में दोनों बहुत अंतर होता है। लेक्चरार अपने आप को कभी भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन भाषण देने की बात आए ना, तो वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, एक विषय पर ध्यान में रखते हुए उसके मुद्दे पर भाषण दिया जाता है। जैसा कि मैं अभी बोल लो कि मैं भाषण दे रहा हूँ, तो मैं भाषण किसके दे रहा हूँ भाई? एक मुद्दा क्या है? स्टडी। स्टडी के ऊपर ही मैं भाषण दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मैं ये नहीं है कि मैं इसको तैयार कर रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भाषण में एक पर्टिकुलर, एक बोल सकते हो क्राइटेरिया, एक मुद्दा होता है, एक टॉपिक होता है, एक विषय होता है। वो आपका भाषण के लेखन के रूप में जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब बात कर ली जाए इसके उद्देश्य की, यानी कि 12.0 है, आपके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि भाषण के लिए जो लेख लिखा जाता है वो आपका भाषण का लेखन कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए लोगों को भाषण, देखो भाषण एक सामूहिक रूप में दिया गया वार्तालाप या फिर किया गया वार्तालाप के रूप में होता है, या फिर अपने विचारों का आदान किया हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाषण हम एक व्यक्ति के साथ नहीं दे सकते, बहुत से व्यक्तियों को। देखो, भाषण हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन एक भाषण का जो प्रोसेस होता है, उसका जो एक समावेश होता है, स्वरूप होता है, पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि ये बहुत सी जनसंख्या या फिर बहुत से मनुष्य को संबोधित करते हुए दिया जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? पूर्णिमा। ओके। पूर्णिमा ने अपना जैसे नाम मेरे को इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूर्णिमा से कुछ टॉपिक पूछ रहा हूँ, या फिर पूर्णिमा से मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, या फिर कुछ समझा रहा हूँ, तो वो भाषण नहीं कहलाता। देखो, वो कहलाता है सब विचारों का आदान प्रदान, या फिर बोल सकते हो विचारों का मतलब एक दूसरे से वार्तालाप की स्थिति बोल सकते हैं, बातचीत करने का प्रोसेस बोल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग 20+ स्टूडेंट हैं, तो इस स्थिति में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये आपका भाषण कहलाता है। तो भाषण समझ में आ गया? यहाँ पर समूह को संबोधित करने वाला जो प्रोसेस होता है वो आपका भाषण कहलाता है। क्लियर है? भाषण एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, एक व्यक्ति के साथ नहीं किया जाता। भाषण पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि बहुत से अधिक जनसंख्या के लोगों को संबोधित करने की प्रक्रिया ही आपका भाषण कहलाता है। क्लियर है? जिसमें हम एक समय में अत्यधिक जनसंख्या के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? अब जो इसका लेखन लिखने का जो प्रोसेस होता है, इसका जो प्रक्रिया होता है, उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भाषण लिखने का जो प्रक्रिया होता है, पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि सुसर्जित तथा मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सरल तथा सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, भाषण हम एक समूह के एक वर्ग के लोगों को नहीं दे सकते। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पे अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म तथा अलग अलग सांस्कृतिक वेशभूषा और विचारों के व्यवस्था के अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपने भाषण का प्रयोग करते हैं, या फिर शब्दों का चयन करते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूं, नहीं यार मैं तो गर्ल्स को ही पढ़ाऊंगा, तो ये किसके लिए गलत हो जाएगा? बॉयज के लिए गलत हो जाएगा, उनके अधिकारों के लिए गलत हो जाएगा। अब मैं बोल दूं, नहीं यार मैं बॉयज हूं ना, तो मैं बॉयज को ही पढ़ाऊंगा, गर्ल्स को नहीं पढ़ा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि क्या है कि भाषण देते हुए हमें अपने शब्दों का ध्यान में रखना जरूरी होता है कि यहाँ पर एक वर्ग नहीं, अत्यधिक वर्गों को किसी भी प्रकार से उस पर किसी भी प्रकार का आघात ना हो। आघात मतलब चोट ना पहुंचे। क्लियर है?
हम ये देखते हैं भाषण एक से अत्यधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप की स्थिति होता है, जिसके अंतर्गत एक समय में ही हम अत्यधिक लोगों के साथ संबोधित कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना है आपका पॉइंट, बोल सकते हो कि 12.1 प्रस्तावना। प्रस्तावना आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। पर्टिकुलर ये देखा जाए कि अगर मैं आप लोगों से आपके बारे में पूछूं तो आप बोलोगे माई सेल्फ के बारे में बताओगे कि यानी कि मेरा परिचय क्या है। तो इसी तरीके से आपका प्रस्तावना होता है किसी भी चैप्टर का, यानी कि चैप्टर का परिचय बताता है। तो इस चैप्टर का परिचय की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो भाषण होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यवस्थाओं को मध्य वो अलग अलग स्थितियों में और तथा परिस्थितियों में परिवर्तित होते हैं। और इनके जो शब्दों का चयन होता है ना, पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है शब्दों का चयन भी आपका परिवर्तनशील होता है, चेंजेस होते रहते हैं, अमनशील होता है। ठीक है। उसमें चेंजेस तथा बदलाव आते रहते हैं। इसमें जो भाषण होता है शब्दों का कोई शब्द समय सीमा नहीं होता। भाषण कई बार लंबा हो जाता है, आवश्यकता अनुसार श्रोता कई बार आपके भाषण को सुन के बोर भी हो जाता है, यानी कि बोल सकते हो कि ऊब जाता है। ठीक है। ऊब जाता है या फिर उपसा जाता है। तो उस स्थिति में जो भाषण देने वाला जो व्यक्ति है, उसे ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि जो श्रोतागण है, सुनने वाले हैं, वो उसके भाषण को किस तरीके से समझ रहे हैं। तो हमें उसी तरीके से उसके भाषण को बनाना और तथा उन्हें पहुंचाना चाहिए। क्लियर है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्लास का लेक्चर दे रहा हूँ। क्लास का लेक्चर भी एक भाषण के रूप में देख लो। अब क्लास का लेक्चर दे रहा हूँ, मान लो कि मैं इस तरीके से रीडिंग करवाने लगा बुक, तो आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे क्लास में बच्चे रहेंगे। ठीक है। तो इट मीन्स कि क्या है कि हमें भाषण देते समय ये ध्यान में रखना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति आपके भाषण से उसे तकलीफ तथा उसे मतलब ये ना लगे कि मेरा यहाँ पे समय की बर्बादी हो रही है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर, स्टार्ट करते हैं आपका 12.2 भाषण प्रकार्य और भाषा भेद। यानी कि भाषा प्रकार्य यानी कि भाषा प्रकार्य यानी कि प्रकार्य, यानी कि जो हम भाषा यूज करते हैं ना उसके क्या कार्य हैं और उसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है। देखो प्रकार्य का मतलब यानी कि उसका क्या कार्य है, क्या उसका वर्क है। ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि भाषा का क्या वर्क है। ठीक है। तो हमारा जो भाषा का जो प्रकार्य है और इसका जो भेद है, उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस है पर्टिकुलर देखने को मिलता है कि अगर बात कर लेते हैं हमारा भाषा प्रकार्य की, तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने सामाजिक संप्रेषण के लिए, यानी कि मनुष्य अपने सामाजिक संप्रेषण यानी कि समाज में बातचीत करने के लिए जो भाषा का प्रयोग करता है वो भी परिवर्तनशील होता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समाज में जो मनुष्य है उससे उसका क्या संबंध है। तो वो एक भाषा का प्रयोग करके कुछ शब्दों का, कुछ वाक्यों का चयन इस तरीके से करता है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ उसका वार्तालाप की जो स्थिति है पूर्णतः पूर्ण हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में बातचीत करना बहुत ही जरूरी मानता है। अब देखो आप लोग अपने जीवन में बातचीत करना जरूरी मानते हो, ऐसा है? हाँ, ये बेसिकली जरूरी है। आप बातचीत करे बिना जी नहीं सकते। एक दिन, दो दिन, 10 दिन नहीं, बस इतना रह गए। उसके बाद एक दिन भी, चलो आप बेशक बातचीत करना आपको पसंद ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने तो बात कर सकते हो ना। जरूरत पड़ने पे बात करना ही पड़ेगा। तो वही है कि जो भाषा हम समाज में प्रयोग करते हैं वो भाषा हमारे, बोल सकते हो, घर में अलग तरीके से हो जाता है। हमारे घर की एक अलग व्यवस्था के रूप में हो जाता है। अब मान लो कोई आपका देखने को मिलता है कि अलग स्टेट का स्टूडेंट हो, तो वो यहाँ पे क्लास लेगा, तो जाहिर सी बात है हिंदी की क्लास है, हिंदी का लैंग्वेज है, तो वो हिंदी अपनाएगा। ठीक है। तो इस स्थिति में ये देखने को मिलता है कि ये प्रकार है, यानी कि अलग अलग प्रकार के रूप में हमें देखने को मिलता है, यानी कि स्थिति के रूप में देखने को मिलता है। ये आपका भाषा का प्रकार कहलाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे भाषा भाषा के भेद, यानी कि भाषा का प्रकार कंप्लीट हो गया और भाषा का भेद देख लेते हैं। तो देखो जो भाषा का भेद है इसमें ये देखने को मिलता है कि ये आपका एक होता है वार्ता क्षेत्र, जो आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि आप पेज नंबर 82 पे देख सकते हो। वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार, वार्ता शैली और घटक।
अब जो ये प्रोसेस होते हैं, वार्ता का मतलब हो गया वार्तालाप। ठीक है, वार्ता क्षेत्र यानी कि आप जिस क्षेत्र में बातचीत कर रहे हो उस क्षेत्र की भाषा भी अलग होगी। अब जैसे कि मैं मान लो कि मैं चला जाऊं केरल साइड, भाई मैं तो फिर कहीं ना कहीं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं, मेरे को बोलने नहीं आएगा, फिर भी अपनी बात रखने के लिए मैं केरल की भाषा को थोड़ा बहुत अपनाना शुरू करूंगा। ठीक है। अब जैसे कि हमें देखने को मिला कि अंग्रेज हमारे शासन व्यवस्था में आए थे, राज कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से बातचीत करने के लिए क्या अपनाया था भाई, अंग्रेजी व्यवस्था शुरू की थी, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था उनके द्वारा शुरू कर दिया गया कि भारत के लोग भी शिक्षित होकर उनसे इंग्लिश में बात कर सके। ठीक है। तो यही है कि वार्ता क्षेत्र से हमारा अभिप्राय ये हो जाता है कि जब एक मनुष्य जिस, अब उसके बाद हमारा आ जाता है वार्ता प्रकार, यानी कि वार्ता प्रकार है आपका सेकंड है, पेज नंबर 82 पे आप देख सकते हो, बीच पैराग्राफ में ये 4 पॉइंट्स हैं। वार्ता प्रकार, देखो वार्ता प्रकार का मतलब होता है कि हमारा जो वार्तालाप करने की प्रकार क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। अब जैसे मान लो कि मैं अपने किसी एडल्ट मतलब पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़े बुजुर्ग है, तो मैं जाहिर सी बात है उनसे बात करूंगा, तो वो जो भाषा का प्रयोग करूंगा, क्या करूंगा, दादाजी आप कैसे हो, अच्छा दादाजी आपने खाना खाया, अच्छा जी दादाजी आपने दवाई ली थी, आपकी तबीयत खराब थी। तो इस तरीके से मैं शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो ये है आपका वार्ता प्रकार। अब जैसे मैं अपने मित्र की बात कर रहा हूँ, और बता तू कैसा है, अरे बड़े दिनों बाद दिख रहा है, तू कहाँ गया था, कहीं गया था, घूमने गया था, तूने मेरे को नहीं बताया, मेरे को नहीं लेकर चला। तो ये हमारा जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा है, हिंदी ही था, मैंने दादाजी से भी हिंदी में ही बात किया और अपने मित्र से भी हिंदी में ही बात किया, लेकिन हमारा टोन, हमारा शब्दों का चयन, प्रोसेस सब बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। आपने फर्स्ट वाले में क्या देखा, औपचारिक व्यवस्था देखा, और सेकंड वाले में क्या देखा, अनौपचारिक व्यवस्था देखा। फर्स्ट वाले में आपने नम्रता देखा, यानी कि दादाजी के प्रति नम्र देखा, सुसर्जित और तथा सरल शब्दों का प्रयोग देखा। लेकिन सेकंड अपने मित्र की बात करूं तो वहां पे क्या है, अरे तरह की भावनाएं देखा। क्लियर है सभी को, ये आपका वार्ता प्रकार है, क्लियर है। अब उसके बाद आपका आ जाता है वार्ता शैली। देखो वार्ता शैली है कि शैली कैसी है, जैसे कि मान लो शैली, तो वार्ता शैली के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो ये आपका वार्ता शैली है जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, तो हम जो शब्दों का चयन करते हैं और भाषा का चयन करते हैं, तो उसमें हमारा भाषा जो है उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस में हमारा साउंड का निकलता है, यानी कि जो तरंगे निकलते हैं ना हमारे मुंह से, वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन करने का प्रक्रिया अलग हो जाता है। अब कोई बोलता है सर्जनात्मक, कोई बोलता है सृजनात्मक, अब कोई बोलता है शिवांश, लेकिन होता है शिवांश। ठीक है, यानी कि शिव का अंश। ठीक है, तो ये होता है हमारा वार्ता शैली, यानी कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं ना भाषा का, वो भाषा किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, उसका उच्चारण करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वो आपका वार्ता शैली कहलाता है। अब उसके बाद आता है घटक। घटक की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका ये देखने को मिलता है कि जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करने का प्रोसेस पूरा करते हैं, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है, और किन समस्याओं, किन कारणों से हम अपने वार्तालाप को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो किन कारणों से हमारी क्लास कंप्लीट हो रही है, कौन कौन से मतलब माध्यम हो सकते हैं, एनीवन, आपको क्लास कैसे मिल रही है, सीधी सीधी बात ये है, ऑनलाइन इंटरनेट बोल सकते हो, मोबाइल हो सकता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे बाधित करने का प्रोसेस क्या है, यानी कि समस्या उत्पन्न करने वाला प्रोसेस क्या है, मैं बहुत बार नोटिस मतलब पॉइंट भी कर चुका। हाँ हाँ, वेरी गुड, जो बच्चे म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं, तो ये हमारा बाधित करने का प्रोसेस हो गया।
तो ये आपके वार्ता के घटक हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा वार्तालाप कंप्लीट हो रहा है, जो शब्दों का चयन करके हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट करने में भी कौन से व्यवस्थाएं पूर्णतः मतलब हमारा सपोर्ट कर रही है और कौन सी व्यवस्थाएं हमारे अनसपोर्ट में है। तो अनसपोर्ट में कौन हो गया, जो बच्चे मतलब अभी अनम्यूट हो रहे हैं और म्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये था आपका पूरा पॉइंट, जिसके अंतर्गत हम ये देखें कि भाषा का जो प्रोसेस है अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है, और वो चार श्रेणी है, और ये आपने चार श्रेणी पढ़ लिया। ओके, आ जाता है हमारा एक्सरसाइज है 12.4.3, प्रोक्ति के संकल्पना और भूमिका सापेक्ष विकल्प। प्रोक्ति, देखो प्रोक्ति यानी कि प्रोक्ति का मतलब होता है कि जो हम उपयोग कर रहे हैं, जो यानी कि प्रयोग कर रहे हैं, जो शब्दों का चयन कर रहे हैं, यानी कि मानव को, एक जो मानव है वो समाज में रहकर अपने संप्रेषण की व्यवस्था को पूर्ण करता है। तो वो जो प्रयोग में लाता है ना शब्दों को, उन शब्दों का प्रयोग आपका देखने को मिलता है कि परिवर्तनशील तथा आपका बोल सकते हो कार्यशील होता है। कार्यशील यानी कि वो पूर्णतः अपने कार्य को लेकर ही अपने शब्दों का चयन करता है, या फिर बोल सकते हो कि अब मान लो कि मेरे को स्टडी से रिलेटेड पूछना है, तो भाई मैं मेरा क्या कार्य हो गया, भाई स्टडी हो गया, तो मेरा जो पूछने का प्रोसेस होगा क्या, स्टडी बेस ही हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यशील होने के कारण हमारे शब्दों का प्रोसेस जो होता है, यानी कि शब्दों का जो चयन होता है, वो हमारे कार्य से संबंधित ही होता है। क्लियर है। देख लेते हैं, एक उदाहरण दिया गया है। तो देखो हमारा जो प्रयोक्ति करने का है, जैसे कि हमारा आ जाता है राम और श्याम भाई हैं। अब ये हमारा एक शब्दों का चयन है, ठीक है। राम और श्याम भाई है। अब यहाँ पर राम और श्याम कपड़े का व्यापार करते हैं, ठीक है। राम विदेश जाता है, ठीक है। श्याम भारत में व्यापार संभालता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बोल सकते हो कि रिलेशन बताया गया है। बात कर लेते हैं आगे। तो प्रयोक्ति से हमारा यही होता है कि जो भाषण देने का हमारा प्रोसेस होता है, या फिर कम संपूर्ण करने का जो प्रोसेस होता है, जो हमारा भाषण या फिर वार्तालाप पूरा करने का जो जरिया होता है, उसमें हमारा स्वतंत्र होता है, यानी कि हमारा वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जिसके अंतर्गत हमारा जो शब्दों का चयन है, उस शब्दों के चयन से सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों को समझ सके तथा अपने भावनाओं को भी प्रदर्शित कर सके। ये आपका प्रयोक्ति की संकल्पना और भूमिका सापेक्ष विकल्प कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर भूमिका सापेक्ष विकल्प का हमारा मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि मैं आपको अभी क्लास दे रहा हूँ, तो अभी मेरी क्या भूमिका है, क्लास देने की, ठीक है। और सापेक्ष का मतलब ये हो जाता है कि पर्टिकुलर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ तो मैं सभी को ध्यान में रखते हुए क्लास दूँ। मैं ये ना ध्यान में रखूँ कि भाई ये इंटेलिजेंट है तो बस इसे ही पढ़ाऊँ, यहाँ पे ये नालायक है तो इसे मत पढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, मैं सभी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका भूमिका सापेक्ष विकल्प कहलाता है। विकल्प मतलब चुनाव, ठीक है। तो मैं जो चुनूंगा ना शब्दों का चयन, यानी कि शब्दों को जो चुनूंगा ना, वो मैं सभी के भलाई तथा उसके विकास के लिए तथा सभी के उपयोगिता हो उस शब्दों का चयन करूंगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत इसमें ये देखने को मिलता है कि यह आपके श्रोता आते हैं, ठीक है। श्रोता में आपका सुनने वाला हो जाता है और आपका वक्ता आपका बोलने वाला हो जाता है। तो ये जो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं ना, तो वो आपका बोला जाता है भूमिका सापेक्ष विकल्प। क्लियर है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट। तो देखो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख लेना। एक दूसरे से वार्तालाप करने का प्रक्रिया दिया गया है, जैसे कि मैं एक बता ही देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये आपका है मोहन, आप पेज नंबर देख सकते हैं, पेज नंबर आपका पर्टिकुलर ये देखा 84 है। पेज नंबर 84 पे आप देख लीजिए मोहन। मोहन, क्या मैं आपकी यह किताब कुछ समय के लिए ले सकता हूँ? शीला, नहीं। मोहन, क्यों? क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? शीला, समझती हूँ, पर इसे मुझे ही अभी खुद पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ पे हम शब्दों का जो चयन किए, देखो इनका कार्य का क्या था, स्टडी के ऊपर वार्तालाप था। तो इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे से मतलब वार्तालाप किया। तो वार्तालाप, अब उसके बाद हमारा आ जाता है 12.4
भाषण की भाषा और उसका लेखन। देखो भाषण की भाषा यानी कि जो हम भाषण देते हैं उसका भाषा। देखो इसमें क्या होता है ना, भाषण जिस विषय पर दिया जाने वाला है उसी प्रकार से उसी विषय से संबंधित भाषाओं का चयन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो भाषण देने वाला व्यक्ति है वो कितने लोगों तथा कितने वर्ग के लोगों को संबोधित करने वाला है। क्लियर है? जिसके अंतर्गत अब बात कर लेते हैं वो भाषण से कितने लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है, उसी को मद्देनजर उसी को ध्यान में रखते हुए वो भाषा का चयन करता है। और ये भी देखता है कि जो लोगों को संबोधित करने वाला, जिन लोगों को भाषण देने वाला है, भाई वो कौन सी भाषा को अत्यधिक मात्रा में समझ सकते हैं। अब मान लो कि मैं भाई चला जाऊं अमेरिका और हिंदी में भाषा दूं, तो ये बताओ कि मेरा भाषण भाषण लगेगा? वहां पे मेरे को कौन सा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, कौन सा भाषा यूज करना पड़ेगा? ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है कि जो हम भाषण देने वाले जो स्थान है ना, वो पर्टिकुलर ये भी देखे कि वहां पे क्षेत्र में जो लोगों को आप संबोधित करने वाले हो, जितने लोगों को आप अपने भाषण से जोड़ने वाले हो, वो पर्टिकुलर आपके भाषा से कौन सी भाषा से अत्यधिक ज्ञात है। ज्ञात मतलब यानी कि उनके पास समझ है उस भाषा को, उसी शब्दों का उसी भाषण का हम चयन करते हैं। और ये आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि जो हम भाषा प्रयोग करते हैं ना वो लोकप्रिय हो, यानी कि लोकप्रिय यानी कि अत्यधिक लोगों को समझ में आ सके, वो आपका लोकप्रिय कहलाता है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये भी देखने को मिलता है कि जो भाषण है वो विचार तथा विषयों से संबंधित होता है। मैंने क्या बोला था, जैसे कि मैं अभी भाषण दे रहा हूँ, मैं किससे संबंधित है भाई? विचार तथा विषय। विषय क्या है? एक स्टडी है। अभी मैं भाषण दे रहा हूँ एक स्टडी के रूप में, तो ये एक विषय हो गया। तो भाषण हमारा एक विषय से संबंधित होता है, वो टॉपिक जिसे हम इंग्लिश में टॉपिक बोलते हैं। क्लियर है? ये देखने को मिल रहा है कि आपका कुछ जो भाषण है वो निम्नलिखित व्यवस्थाओं को संबंधित करता है। एक तो लोकप्रिय नेता का भाषण, उपदेशक का भाषण, कक्षा का भाषण, राजनीतिक भाषण, साहित्य विषय संबंधित भाषण, सांस्कृतिक व्यवस्था संबंधित भाषण, धार्मिक भाषण, सामाजिक भाषण, विधानसभा भाषण और लोकसभा भाषण, राष्ट्र पर्वों पर दिए गए भाषण। ये कुछ भाषणों के नाम हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, जैसे कि मैंने अब बोला था ना कक्षा के में, कक्षा जैसे हमारी अभी कक्षा ही चल रही है ना, तो हमारी कक्षा में ही तो अभी हम भाषण ही दे रहे हैं ना। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ने, आप देख रहे हो कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरे से पढ़ रहे हो, तो ये भी हमारा एक भाषण ही हुआ ना। क्लियर है? तो यही देखने को मिलता है कि हमारा जो भाषण है अलग अलग स्थितियों में अलग परिवर्तनशील धारण कर लेता है। क्लियर है? अब जैसे कि लोकप्रिय नेता जो भाषण देता है, बात कर लेते हैं लोकप्रिय नेता की भाषण। लोकप्रिय नेता की भाषण क्या है भाई? व्यवहारिक व्यवस्था हो, व्यवहारिक व्यवस्था। पहली बात तो कोई भी भाषण क्यों ना हो उसमें व्यवहारिकपन होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब बिहेवियर जो वर्ड है उसमें छुपा होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को भाषण दे रहा हूँ, क्लास में भाषण दे रहा हूँ, तो मेरे को ये बताओ कि किसी भी स्टूडेंट से मैं अरे तरे करके बात कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। यही हमारा व्यवहारिक पक्ष कहलाता है। ठीक है। तो कोई भी भाषण क्यों ना हो वो आपका व्यवहारिकपन उसमें झलकता है। क्लियर है? हाँ, वो आपका व्यवहारिकपन झलकता है, जिससे हमारा देख देख सकते हैं कि भाषण को पूर्ण करने की जो प्रोसेस है, कुछ निम्न कारण है। आपका पहला पॉइंट है आपका व्यवहारिकता, स्पष्टता और आपका औपचारिकता, और उसका बाद प्रभावशालीन या फिर प्रभावशीलता। ठीक है। तो इसमें क्या है, व्यवहारिकता की बात कर लेते हैं, तो जिसमें हम ये देखते हैं कि सामने वाले के साथ जो हम भाषण प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमारा एक व्यवहार तथा हमारे सुसज्जित शब्दों का समावेश हो, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे कहाँ पे ज़्यादा तेज बोलना है, कहाँ पे हमें धीरे बोलना है, कहाँ पे हमें शब्दों का चयन एक मित्र के रूप में करना है, कहाँ पे हमें भाई बहनों शब्दों का चयन करना है। ये प्रोसेस आपका व्यवहारिकता कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद आपका पेज नंबर आ जाता है, पेज नंबर 18
8 पे देख लेते हैं। तो आपका सेकंड पॉइंट है स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब ये होता है कि जो हम भाषण प्रयोग कर रहे हैं वो पर्टिकुलर हमारा भाषण स्पष्ट हो जाए, कोई गलत या फिर बोल सकते हो कि कोई ऐसा शब्द ना सुना जाए कि सामने वाले को बोल सकते हो कि समझ ही ना आए या फिर उसे स्पष्ट ही ना हो कि बात हम कहने क्या वाले थे। अब जैसे कि मैं अब यहाँ पे लेक्चर दूं, अब ये लेक्चर मान लो कि किसी को समझ में ना आए तो आप लोग सर पूछोगे सर क्या है सर, इसका फिर से एक बार बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। तो ये है स्पष्टता, अस्पष्टता इसे बोलेंगे। लेकिन अब आप लोगों को क्लास क्लियर हो रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो ये आपकी स्पष्टता कहलाती है। तो हमारा भाषण स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से ज्ञात हो जाए, वो समझ सके। ठीक है, वो आपका स्पष्टता कहलाता है। अब उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है औचित्य। औचित्य का मतलब ये होता है कि जो हम शब्दों का चयन कर रहे हैं ना, वो एक क्रमबद्ध शब्दों का व्यवस्था हो। क्रमबद्ध यानी कि एक सीक्वेंस में हो। अब जैसे कि मैं ये बोल दूं कि आप लोग जैसे बोलते हैं पहली में होता है, यानी कि शब्दों का जो हम चयन कर रहे हैं। अब जैसे मोदी जी है, मोदी जी मान लो कि भाषण दे रहे हैं। अब उसमें जो हम शब्दों का, वो मोदी जी शब्दों का चयन करते हैं, क्या ऐसा बोल देंगे कि किसी भी मुद्दे पे भारत में लड़ाई चल रही है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे ना अपने भाषण को शुरू करते समय। भाइयों और बहनों और मित्रों, हाँ इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पर जितने भी एकत्रित मेरे भाई बहन मित्र जितने भी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, इस तरीके से संबोधित करेंगे। तो यही होता है शब्दों का चयन या फिर शब्दों का क्रमबद्धता। क्लियर है, जो कि हमें ये देखने को मिलता है कि श्रोता को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का चयन किया जाता है। अब जैसे कि बोल के बाद हमारा आ जाता है प्रभावशाली, प्रभावशालीनता या फिर बोल सकते हो प्रभावशाली। ठीक है, आपका 4 पॉइंट है प्रभावशाली। यानी कि जो हम भाषण दे रहे हैं या फिर जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम जो शब्दों का चयन कर रहे हैं, उन शब्दों में हम अपने कितने प्रभाव, इफेक्टिव, इफेक्ट कितना है आपके उस सामने वाले व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन या फिर शब्दों को या फिर भाषण देने का आपका कितना इफेक्ट है, किस तरीके से आप अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हो अपने भाषण को, उसमें हम ये देखते हैं। तो देखो इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, एक तो क्या होता है कि जो हमारा साउंड मॉड्यूलेशन, जिसे हम बोल सकते हैं उच्चारण करने की प्रक्रिया होती है ना, जो हमारे शब्दों का जो कंठ का जो तालमेल है, कहाँ हमें अपने शब्दों को ज्यादा तेज बोलना है। अब जैसे मोदी जी के लेक्चर्स आपने सुने होंगे, भाषण सुने होंगे। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, पर्टिकुलर हम ये देखेंगे कि आपका अगला पॉइंट है 12.5, समाचार की भाषा और उसका लेखन। देखो समाचार की भाषा और उसका लेखन की बात कर लेते हैं, तो जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो हमारा समाचार है उसमें हमारा पत्र पत्रिकाएं रेडियो टेलीविजन इत्यादि रूप में हम इनके माध्यम बोल सकते हैं। अगर समाचार पत्र की भाषा की बात कर लेते हैं तो इसमें हम जो शब्दों का चयन करते हैं, कई बार ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले जो वर्ग व्यवस्था है उसको आघात पहुंचता है। ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी मीडिएटर क्यों ना हो, मीडिया वाला कोई भी बोल सकते हो विभाग क्यों ना हो, इसमें जो शब्दों का जो चयन किया जाता है, जो भाषा का चयन किया जाता है, कई बार ऐसे शब्द तक चुने जाते हैं जिसके कारण कई वर्ग के लोगों को इस शब्द से आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है। और इसमें यह देखने को मिलता है कि आपका समाचार की बात कर लेते हैं तो पत्र पत्रिकाएं रेडियो टेलीविजन, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि समाचार आपके दो रूप में होते हैं, तीन रूप में भी हो सकते हैं। आपका रेडियो आपका श्रव हो गया, और आपका टेलीविजन दृश्य और श्रव दोनों, श्रम दोनों हो गया, और आपका जो समाचार है यानी कि पत्र हो गया या पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर जिसे बोलते हैं, वो आपका समाचार आपका लिखित रूप में हो गया। तो इन सभी के अंतर्गत हम ये देखते हैं जो शब्दों का हम चयन करते हैं ना, वो शब्द हमें सरल और सुसज्जित शब्दों का चयन करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो कई बार हम, जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर है ना वो बहुत पढ़े लिखे लोग ही पढ़े या विद्वान लोग ही पढ़े। बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कि हाँ वो रोज समाचार पढ़ते हैं। गांव में तो यार रेगुलर, गांव में तो यार वो सोचो कि कुछ उठा या ना उठा बंदा समाचार यानी कि न्यूज़पेपर लेके बैठेगा, जरूर बैठेगा वो। ठीक है, तो उस यानी कि जिसे हम अखबार बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे उन शब्दों का चयन किया जाता है कि यहाँ पे सभी ये ध्यान में रखते हुए समाचार या फिर अखबारों को प्रिंट किया जाता है या फिर प्रकाशित किया जाता है
कि जो हम सूचना पहुंचाने वाले हैं वो सूचना सभी व्यक्ति सरल शब्दों में तथा आसानी से समझ सके, वो आपका हमारा समाचार की भाषा कहलाती है। और इसका जो लेखन करने का प्रक्रिया है, लेखन इसका दो रूप में देखा जाता है। एक आपका अखबारों के माध्यम से तथा आपका रेडियो और तथा टेलीविजन के माध्यम से इसका लेखन देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक तरफ आपका चित्रात्मक जो व्यवस्था है वो अखबारों में देखने को मिलता है, और चित्रात्मक व्यवस्था आपका टेलीविजन तथा वीडियोग्राफी जो है आपका टेलीविजन के रूप में भी देखने को मिलता है। लेकिन रेडियो बस हम इसे सुन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा बोला जाता है समाचार की भाषा और उसका लेखन। क्लियर है? जिसके अंतर्गत हमारा समाचार है क्षेत्रीय, किसी भी राष्ट्रीय व्यवस्था पे हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे हो, खेल कूद से संबंधित हो, फिल्म से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित, कुछ भी हो सकता है, वो आपका अलग अलग प्रक्रिया में रूप में देखा जाता है। अब समाचार भाषा की लेखन की बात कर दी जाए तो इसमें आपका देखा जाता है कि 5 तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण आपका बोला जाता है समाचार की व्यवस्था पूर्ण होती है। ठीक है, जो हम संप्रेषण के रूप में भी देखते हैं। तो ये आपका पहला आता है, पेज नंबर 89 पे है। आपका पहला आ जाता है संदेश की बात कर लेते हैं। संदेश, ठीक है, संदेश यानी कि हम मैसेज क्या करने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? देखो, संदेश की बात कर लेते हैं तो ये आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि हम संप्रेषण जो कर रहे हैं, अब हमारा संदेश क्या है। अब जैसे हम एक दूसरे से अभी वार्तालाप कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, यहाँ आपका संप्रेषण कहला गया। ठीक है, तो यहाँ पे संदेश क्या है? संदेश यानी कि मैसेज करने का प्रोसेस क्या है भाई? एजुकेशन है, ये आपका संदेश कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है प्रेषक, यानी कि प्रेषक यानी कि कम्युनिकेटर, यानी कि जो प्रेस करने वाला, कम्युनिकेटर, यानी कि बोल सकते हो कि मैं हूं कम्युनिकेटर। अभी यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपने उस शब्दों के माध्यम से, जो शब्द बोल रहा हूँ वो लाइक डेट अभी प्रिंट हो रहा है, सोच लो कि अभी प्रिंट हो रहा है, तो वो आपका प्रेषक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है संपादक। संपादक जिसे बोल सकते हैं एडिटर। ठीक है, ये आपका समाचार पत्र के रूप में देखा जाता है, यानी कि प्रेषक आपका प्रिंट करने वाला, छपाई करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपका प्रेषक कहलाता है। एडिटर वो कहलाता है जब कोई समाचार या फिर कोई सूचना में कोई गलती हो, उस गलती को निखार के वो शुद्ध करता है, वो आपका संपादक या एडिटर कहलाता है। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है माध्यम, यानी कि मीडियम। ठीक है, मीडियम की बात कर लेते हैं तो हमारा जो समाचार है, जो सूचना है भाई, रेडियो के माध्यम से सुनाया जा रहा है, भाई टेलीविजन के माध्यम से सुनाया जा रहा है, या फिर अखबारों के माध्यम से सुनाया जा रहा है, ये आपका माध्यम कहलाता है। क्लियर है? अब उसके बाद संदेश ग्रहीता। संदेश ग्रहीता जिसके अंदर हम रिसीवर बोलते हैं, यानी कि संदेश को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है संदेश ग्रहीता कहलाता है। यानी कि संदेश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका संदेश ग्रहीता कहलाता है, यानी कि संदेश को रिसीव करने वाला व्यक्ति कहलाता है। यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? अब उसके बाद अगले पॉइंट्स पे आ जाइए। देखो, देखा जाता है कि समाचारों का सामाजिक प्रयोजन, यानी कि समाचारों का कुछ प्रयोजन होते हैं, यानी कि समाचार क्यों लिखे जाते हैं उसके। हाँ, बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हमारा क्या प्रयोजन है, यानी कि समाचार पत्रों का क्या प्रयोजन है। तो सामाजिक प्रयोजन, देखो दो प्रयोजन पाए जाते हैं, सामाजिक प्रयोजन और आपका व्यावसायिक प्रयोजन। यानी कि समाज में हम अपने वार्तालाप तथा हमारे समाज में क्या घटना घटित हो रहा है, वो आपका बोल सकते समाचार का प्रयोजन कहलाता है। यानी कि मान लो कि हमारे आसपास फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज नहीं होता, भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, आपका बोल सकते हो असम में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, पता नहीं चलता ना। तो ये होता है सामाजिक प्रयोजन। अब उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट है आपका समाचार पत्रों का जो व्यवस्था है, वो आपको सुनने को मिलता है कि व्यवसायिक प्रयोजन। व्यवसायिक प्रयोजन के अंतर्गत देख लेते हैं कि जो हमारे व्यवसाय से संबंधित है। देखो, व्यावसायिक प्रयोजन से हमारा अभिप्राय यही हो जाता है कि जो हमारे व्यवसाय से संबंधित जो प्रयोजन किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारा जो जॉब यानी कि व्यवसाय है, ठीक है, उससे संबंधित हमें समाचार पत्रों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही आपका व्यवसायिक प्रयोजन कहलाता है। क्लियर है? जिसके अंतर्गत हमारा ये देखने को मिलता है कि समाज भी आ जाता है, संस्कृति भी आ जाता है, धर्म भी आ जाता है। ये सारे आपके कुछ प्रयोजन के नाम है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारा जो समाज में बातचीत करने का प्रक्रिया है, यानी कि समाचार का जो व्यवस्था है कि समाचार हर क्षेत्र में जाना चाहिए, इसका जो लेखन का प्रभावशाली बनाने का कुछ कारण बनता है। यानी कि जो समाचार होता है उसको प्रभावित बनाना, यानी कि समाचार कैसे बोलते हैं ना, आप लोग सुनते हो मसालेदार चटपटे खबर बनाते हैं, बिल्कुल ये न्यूज़ न्यूज़ वाले सुना ही होगा आप लोगों ने टीवी पे अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, तो उधर क्या होता है, इसे बोला जाता है प्रभावशाली। भाई इतने मसालेदार चटपटे बिल्कुल सुनाएंगे, जैसे कि बोल सकते हो कि चाट मसाला भी फेले उसके आगे। तो वही बात पड़ जाता है। तो हमारा क्या है, इसमें कुछ प्रयोजन है। जैसे कि आपका पेज नंबर आप देख सकते हो 90 पे पूरा है। 90 पे आपका दिख जाता है कि पहला पॉइंट है, ऐसा समाचार जिसके संदेश में संक्षिप्तता हो। संक्षिप्तता यानी कि कम समय में, यानी कि बिल्कुल कम हो, ठीक है, वो आपका सामने वाला व्यक्ति जरूर पढ़ता है, ठीक है, दिलचस्पी लेकर पढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, जिसके संदेश में नवीनता हो। नवीनता यानी कि नयापन हो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई पुराने पुराने ख्यालात के बारे में पूछे, ऐसा नहीं है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, पर्टिकुलर संदेश का विषय असाधारण हो, और साधारण ना हो। साधारण यानी कि सिंपल ना हो। अब मैं बोल दूं कि यार यहाँ पे लड़ाई हुई थी, उस संदेश को कौन पढ़ना चाहेगा। इंटरेस्टिंग हो, कुछ असाधारण, यानी कि बोल सकते हो कि कुछ अलग सा हो, तो उस चीज को सब प्रभावित रूप में पढ़ते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद फोर पॉइंट आपका, ऐसा संदेश जिसमें आश्चर्य या फिर कौतूहल का तत्व हो। आश्चर्य यानी कि बोल सकते सस्पेंस जिसे बोलते हैं। अब हम कोई फिल्म देखते हैं, वो सस्पेंस वाली फिल्म होती है कि क्या भाई कहानी क्या होने वाला है, तो हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो वही है कि समाचार भी एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक ऐसा आश्चर्यजनक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति उसे इंटरेस्ट लेके पढ़े। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, ऐसा समाचार जो जनता को उत्तेजित और प्रेरित कर सके। बिल्कुल, यानी कि ऐसा समाचार लोग तभी प्रभावित रूप में पढ़ते हैं कि जनता को कुछ भलाई तथा उस बोल सकते हो जनता के कुछ विकास के लिए आगे बढ़ा सके, ठीक है। अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट है छठा, ऐसा संदेश जो समाचार, ऐसे संदेश जो समाचार एक सेकेंड, देखिए तो छठा पॉइंट है आपका, ऐसे समाचार जो समाचार को सामाजिक दृष्टिकोण की प्रतिबद्ध सिद्ध कर सके। यानी कि ऐसे समाचार जो होने चाहिए जो समाज में एक नया दृष्टिकोण ला सके, यानी कि समाज में एक नया परिवर्तन ला सके, नया एक चेंज ला सके, ठीक है। उसी समाचार को लोग दिलचस्पी से पढ़ते हैं। और उसके बाद सातवां पॉइंट है आपका, ऐसे समाचार जो विशेष तथ्य परख हो, यानी कि विशेष यानी कि एक बोल सकते हो टॉपिक होना चाहिए बिल्कुल ही मजेदार, उसी चीज को लोग प्रभावशाली रूप में समाचार पत्र को पढ़ते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है, ऐसे समाचार जिसमें बहुसंख्यक लोगों की रुचि हो। यानी कि वही समाचार फेमस हो सकता है जो बहुत से लोगों की उसमें रुचि छुपी हुई हो। क्लियर है। तो ये आपके कुछ 8 पॉइंट्स थे। इन 8 पॉइंट में आपको ये पता चल रहा है कि एक समाचार पत्र का लेखन जो होता है ना, वो पर्टिकुलर प्रभावशाली कैसे बन सकता है। क्लियर है। आपका समाचार कुछ समाचारों का उद्देश्य दिया गया है, या फिर बोल सकते हो कुछ समाचारों का वो बताया गया है। आपका पेज नंबर 91 है, नेपाल बस दुर्घटना में 18 मृत्यु। अब देखो ये है ना, ये सस्पेंस है। देखो मैं अब यहाँ पे समाचार का कुछ पूछूंगा कि ये क्या बता रहा है। जैसे 8 पॉइंट आपने ऊपर देखा ना कि कौन कौन से 8 पॉइंट है, उन 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ समाचार बताया गया है। उस समाचार में आपका देखने को मिलेगा कि क्या छुपा हुआ है। तो ये पहले पॉइंट तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे सस्पेंस है। नेपाल बस दुर्घटना में 18 मृत्यु, मृत जिसे बोल दिया, मृत्यु भी बोल दो, मृत बोल दिया। अब यहाँ पे क्या है भाई, सस्पेंस है कि भाई मृत क्या है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, 18 लोगों की मृत्यु कैसे हुई, कुछ बताया नहीं आगे। तो ये होता है सस्पेंस। सब हेडिंग्स क्या होते हैं समाचार पत्रों के, सस्पेंस में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पेज नंबर 91 पे सभी निकाल लीजिए, 81 सभी स्टूडेंट निकाल लीजिए जल्दी फटाफट। पढ़ो कि सेकंड पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड 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 पढ़िए।
चीज को पढ़ सके। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट में, दोनों आपने पैराग्राफ में क्या पढ़ा, नेपाल में बस गिरने से 20 की मृत्यु। ठीक है, जो देखा जाता है कि ये घटना आपका देखने को मिलता है, तो उसकी बात की बताया गया है। अब इसमें आपका कुछ अगला पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर आपका देखा जाता है कि समाचार 6 कारकों पर निर्भर बोलता है। 6 कारक, कारक, ठीक है, वो आपका पहला आता है, फर्स्ट कारक है क्या, यानी कि बस दुर्घटना, यानी कि क्या घटित हुआ। ठीक है, वो आपका क्या, कहाँ, तो यहाँ पे देखा कि आपने नेपाल में घटित हुआ, यानी कि स्थिति। क्लियर है, पेज नंबर 91 पे निकाल लीजिए सभी स्टूडेंट, वहां पे है। उसके बाद कब, यानी कि टाइम, यानी कि कौन से दिन। ठीक है, और वहां पे कौन, यानी कि कितने मतलब कहाँ कहाँ जा रहे थे उस बस यात्रा में, कितने लोग सवार थे, कौन था वो जिसकी मृत्यु हुई, जिसके मतलब घटना घटित हुआ। और उसके बाद आ जाता है क्यों, मतलब बस, मतलब नदी में गिरी क्यों, मतलब क्यों, लाइक दैट, जैसे कि हम क्यों पढ़े, इट मीन्स क्यों जो वर्ड होता है, हम क्यों पढ़े। ठीक है, और उसके बाद कैसे, यानी कि कैसे नदी में गिर गई भाई बस, नदी में बस गिरी कैसे। भाई हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो तैयारी इतनी अच्छे से किया था, तो ये होता है। क्लियर हुआ, तो ये होता है समाचार पत्र 6 कारकों पर निर्भर करता है, जो कि ये कारक आपको बुक में भी दिया गया है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आता है पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि समाचार पत्र है ना, कुछ इसका जो प्रस्तुत करने, यानी कि समाचार पत्र को प्रस्तुत, यानी कि रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है, उनके कुछ प्रोसेस है। जैसे कि आपका बोल सकते हो कि आपके 6 या फिर 5 प्रोसेस आ जाता है। उन पांचों प्रोसेस को हम देखेंगे एक एक करके। तो आपका आ जाता है अघतना, अघनता, अघनता मतलब यानी कि बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है समाचार पत्र मूल उन घटना से संबंधित हो जिसके अंतर्गत यहाँ पर मनुष्य के जीवन तथा उनके मृत्यु तक की बात की गई हो। अघनता यानी कि कोई घटना से संबंधित हो। क्लियर है, वो आपका अघनता कहलाता है। क्लियर है सभी को, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन की बात, वो सूखा पड़ना, सुनामी आना, भूकंप आना, साइक्लोन आना, ये सब जितने भी है तो मनुष्य इससे संबंधित है, तो ये एक घटना के रूप में ही जिसे अघंता बोला जाता है। अब उसके बाद आ जाता है नवीनता। नवीनता जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि समाचार पत्र में नवीनता यानी कि नयापन छुपा होना चाहिए। ठीक है, लोगों को कुछ नया यूनिक लगना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है निकटता। निकटता यानी कि समाचार पत्र है ना, वो कितना संबंधित है, वो किसी घटना से, वो मनुष्य जो बात बता रहा है कि हाँ, निकटता किससे है, फिल्म से है, घटना से है, या फिर शहर से है, या फिर कुछ ऐसी सूचना से है, या फिर पानी की कटौती से है, या फिर जो भी, वो आपका निकटता कहलाता है। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब यानी कि समाचार पत्र पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब मान लो कि भाई सब चीज सस्पेंस में रख दिया जाए, सब हेडिंग को बस सस्पेंस में रखा जाता है, बाकी नीचे तो पैराग्राफ बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, समाचार पत्रों में लिखा होता है ना। हाँ, तो वो आपका निष्पक्षता कहलाता है। क्लियर है कि समाचार पत्र जो हम देने वाले हैं, जो हम बोल सकते हो प्रदान करने वाले हैं, वो समाचार पर्टिकुलर निष्पक्ष रूप में समझ में आ सके। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है यथार्थता। यानी कि यथार्थता मतलब ये पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है, यथार्थता से हमारा आशय है कि समाचार लिखने का जो तथ्य है ना, वो यथार्थ या फिर सही होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ समाचार आपने कुछ बोल दिया, मैं बोल दूं कि हाँ भाई वो घटना घटित हो गया, वो बिल्डिंग गिर गया, लेकिन वो सही भी होना चाहिए कि हाँ भाई वो बिल्डिंग गिरा तो है ना, मतलब बोल सकते हो कि वो, मतलब जो बात बोली गई है ना वो सही है कि करेक्ट तो है ना, झूठ तो नहीं है, वो आपकी यथार्थता कहलाता है। क्लियर है, दिए गए हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं। समाचार का पहला आपका बोल सकते हो कि अगले पॉइंट की बात 94 पे भी आपको कुछ समाचार पद समाचार के बारे में दिए गए हैं कि समाचार में क्या होना चाहिए। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत, यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे क्या है कि पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत, यानी कि बैंक से रिलेटेड हो गया।
ठीक है, तो ये जो है अब नॉर्मल, ये ज़्यादा इतना कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो इसे आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 12.6, वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा। देखो वाद विवाद वाद विवाद जिसे हम डिबेट बोलते हैं, और वार्तालाप की भाषा की बात कर लेते हैं। देखो वाद विवाद में हम ये देखने को मिलता है कि जो वाद विवाद होता शुरू होता है ना, जिसे डिबेट बोलते हैं, वो एक विषय के, एक मुद्दे के ऊपर होता है। क्लियर है? अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई दो स्टूडेंट है, वो बोले सर इसका आंसर ये है, दूसरा बोले कि नहीं सर ये ऐसा है। तो इसमें क्या है, एक विषय हो गया, एक मुद्दा हो गया, यही आपका वाद विवाद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वार्तालाप की भाषा। देखो वार्तालाप की भाषा सरल हो सकती है, सहज भी हो सकती है तथा औपचारिक भी हो सकती है। लेकिन जो वाद विवाद की व्यवस्था है ना, वो पूर्णतः असरल भी हो सकती है, असहज भी हो सकती है और अनौपचारिक हो सकती है। वाद विवाद में इंसान भूल भी जाता है कि सामने वाले की जो व्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है। हम डिबेट करते समय ये भी भूल जाते हैं, कई बार क्रोधित भी हो जाते हैं। तो यही आपका कहलाता है वाद विवाद। क्लियर है? जिसमें हम पर्टिकुलर अपने एक मुद्दे को लेकर सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का कदर नहीं करते, हम अपने बात को ही प्रकट करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही होता है सभी को आता। तो अब उसके बाद वार्तालाप की भाषा। वार्तालाप की भाषा में जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, अपने वार्तालाप जो हमें करना है, जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम सही तरीके से करते हैं या फिर अच्छे तरीके से करते हैं, तो हमारा वार्तालाप की जो स्थिति है पूर्णतः औपचारिक व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। क्लियर है? वार्तालाप अपने से बड़ों के साथ भी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने शब्दों का चयन सुसज्जित तथा बोल सकते हो आकस्मिक शब्दों का चयन करते हैं या फिर चुनाव करते हैं। वाद विवाद आपके सरल होते हैं। तो वो सारी स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर हो गया सभी को? देखिए वाद विवाद की बात कर लेते हैं ना, तो वाद विवाद से हमारा अभिप्राय ये हो जाता है कि इसमें एक विषय पाया जाता है, एक मुद्दा पाया जाता है, जो दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वाद विवाद में अपने बात को ही, अपने बोल सकते हो अपने सोच को ही हम सही ठहराने का प्रयास करते हैं, सामने वाला भी और आपका आप भी। तो उस स्थिति में कई बार ये अनौपचारिकता व्यवस्था में भी शामिल हो जाता है। सामने वाला इसमें कदापि भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका कौन लगता है या फिर उसकी क्या स्थिति है, आप क्या मायने रखता है वो आपके साथ। ठीक है, तो इसमें आपका वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वाद विवाद किसी मुद्दे के रूप में ही शुरू होता है, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति नहीं होती। अब उसके बाद आ जाता है वार्तालाप की भाषा। वार्तालाप की भाषा जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया बातचीत, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उनके रूप में जो बातचीत हो रहा है वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रहा है। ठीक है, वो आपका वार्तालाप की भाषा कहलाता है। क्लियर हो गया? अभी जिस स्टूडेंट ने पूछा था उन्हें क्लियर हो गया? ओके ओके, ठीक है। अब अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है आपका सारांश। 12.7 सारांश की बात कर ली जाए तो सारांश हमारा कंक्लूजन होता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अब जो हम 9th 10th तक हमने साइंस पढ़ा था, उस साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि ब्लू बॉक्स में एक समरी नाम का व्यवस्था होता था, समरी नाम का एक टॉपिक होता था। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सारांश बोलते हैं। सारांश का मतलब होता है एक छोटा सा अंश, यानी कि पूरे चैप्टर में क्या क्या आपने पढ़ा उसके छोटे से अंश को आपने इसमें देख लिया, वो आपका सारांश कहलाता है। देखो सर्वप्रथम हमने ये जानकारी प्राप्त किया कि जिसके अंतर्गत हमारा जो वार्तालाप है वो अलग अलग स्थितियों में कैसे पूर्णतः कंप्लीट होता है। हमारा भाषण क्या होता है, भाषण अलग अलग समाचार पत्रों के रूप में देखने को मिलता है। भाषण का भाषा कैसा होता है, समाचार पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं तथा समाचार पत्र को प्रभावित कैसे बनाते हैं, इन सभी की प्रक्रिया, इन सभी का भाषा हमने पर्टिकुलर इस चैप्टर में पढ़ा था। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समाचार आपका कुछ मुद्दों के कारण हमारे प्रभावित बनाते हैं और हमारे
बोल सकते हो कि वार्तालाप की स्थिति तथा विचारों का आदान प्रदान, सूचना पहुंचाना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा समाचार एक प्रक्रिया पूर्ण होता है। तो ये था आपका पूरा सारांश, यानी कि चैप्टर नंबर 12 आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। इट मीन्स कि ये पूरा बुक अब आपका कंप्लीट हो चुका। ओके। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।